अब हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो देखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस से ये मुराद होती है कि अगर कोई डिसऑर्डर कंप्लीटली डायग्नोज नहीं हुआ और कोई कंफ्यूजन है कि ये जो डिसऑर्डर है आया है या नहीं है, यानी इसके जो सिम्टम्स है वो पूरे नहीं हो रहे, तो देयर कैन बी चांसेस कि शायद इस जैसा मिलता जुलता कोई और डिसऑर्डर हो सकता है। तो हम उसको भी रूल आउट करते हैं, हम उसके लिए भी असेसमेंट करते हैं। तो जो इसके करीबी करीबी डिसऑर्डर्स हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, हम वो देख सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि को ऑकरेंस होगी, जिसे कहा जाता है कोमॉर्बिडिटी। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान को जस्ट एक ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। ऐसा भी होता है अक्सर कि कुछ लोगों को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ कोई और पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कोमॉर्बिड कंडीशन या कोमॉर्बिडिटी। तो उसके लिए भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस अहमियत रखता है। सो जो इसके साथ मिलते जुलते डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा सकते हैं, तो हम उनको भी रूल आउट करते होते हैं। तो सबसे पहले जो इसके क्लोज डिसऑर्डर है वो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पाई जाती हैं, जैसे कि आइडेंटिटी के साथ उन्हें इश्यूज होते हैं, अपने सेल्फ के साथ इश्यूज होते हैं। इसी तरह से सेल्फ एस्टीम का लो होना भी सिमिलर होता है। और जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, एम्पैथी का ना होना, दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, नीड्स हैं, और उनको उनकी क्या परसेप्शंस हैं, उनको ना अंडरस्टैंड कर पाना, ये सेम होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। इसी तरह से जो एंगर के इश्यूज होते हैं, सिवियर एंगर होता है, एंग्री आउटबर्स्ट्स होते हैं, तो वो भी एक जैसे होते हैं एनपीडी में और डीपीडी में। एंड देन जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, कि छोड़ जाने का खौफ, कि उनके जो प्यारे उन्हें छोड़ जाएंगे, ये चीज भी तकरीबन एक जैसी होती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये ग्रुप बी में आते हैं। जो 10 पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स हैं उनमें ए बी सी, ये तीन कैटेगरीज हैं, तो ये बी के अंदर आते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी। तो अब इनमें हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनमें हम किस तरह से देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने देखा था कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो उसका जो मेन फोकस है वो ग्रैंडियोसिटी और एडमायरेशन की नीड है, कांस्टेंट एडमायरेशन उनको चाहिए होती है। तो उनका जो मेन फोकस था वो इस चीज़ के ऊपर था, और उनके जो मेन इश्यूज होंगे वो इस सेंस में, ग्रैंडियोसिटी के सेंस में, और सेल्फ एडमायरेशन, इस चीज़ के लिए अगर वो कोई मैनिपुलेटिव बिहेवियर है तो वो इस सेंस में होगा। जबकि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो मेन इशू है वो सेल्फ आइडेंटिटी का है और फियर ऑफ अबैंडनमेंट का है। जब हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं तो वहाँ पे सबसे जो स्टार्ट में सिम्टम्स हैं वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, सेल्फ आइडेंटिटी के इश्यूज हैं। तो यहाँ पर हम इनको इस अंदाज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन इसी ग्रुप में, ग्रुप बी में, एक और डिसऑर्डर पर्सनालिटी का होता है जिसे हम कहते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसमें भी कुछ चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। जिस तरह की जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी है वो सेंटर ऑफ अटेंशन और सेंटर ऑफ एडमायरेशन रहना चाहते हैं। ये चीज़ एक जैसी है कि उनमें भी अटेंशन और एडमायरेशन की डिज़ायर पाई जाती है। तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई इनकी। लेकिन इनका जो मेन फोकस है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी का वो यही होता है, जबकि एनपीडी इससे कुछ डिफरेंट है। एनपीडी में जो है वो ग्रैंडियोसिटी के सेंस में है, जबकि यहाँ पर एक इमोशनली इमोशनल एक्सप्रेशन के सेंस में है। इनका जो मेन पॉइंट है वो ग्रैंडियोसिटी नहीं होता हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, जबकि इन्हें अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन सीकिंग जरूर होती है। राइट। सो यहाँ पर कुछ फर्क आ जाता है। इसी तरह से
एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसका हम देख रहे थे कि इसके कुछ सिम्टम्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी पाए जाते हैं और सेम होते हैं, जिस तरह के मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, एम्पैथी का ना होना है, ये भी होते हैं, राइट। लेकिन हम ये देखते हैं कि एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर्स की तरफ ज्यादा माइल होता है, यानी लॉज को ब्रेक करना, दूसरों को इस अंदाज में मैनिपुलेट करना है कि ये लिमिट्स क्रॉस कर सकता है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ डेंजरस कंडीशन कि क्रिमिनल बिहेवियर्स में एंगेज कर सकते हैं वो लोग। जबकि नार्सिसिस्ट जो हैं वो तो एक डीप नीड फॉर एडमायरेशन के लिए मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, यानी वो अपने सेल्फ के लिए कर रहे होते हैं। जबकि जो एंटी सोशल है वो इस सेंस में डिफरेंट है कि उनमें क्रिमिनल बिहेवियर्स हो सकते हैं, जैसे कि नाम से ही है एंटी सोशल, राइट। तो मेन उनमें क्रिमिनल बिहेवियर्स का सेंस होता है कि दे कैन बी हार्मफुल। तो कुछ कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि सिमिलर भी हैं, तो हमने इन कंडीशंस को भी अकॉर्डिंग टू DSM रूल आउट करना होता है। देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, OCPD, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकता है, तो इसको रूल आउट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि OCPD जो ये डिसऑर्डर है, इसमें इंडिविजुअल्स परफेक्शनिज्म चाह रहे होते हैं, तो ये कुछ कुछ रिलेट कर सकता है, जिस तरह से ग्रैंडियोसिटी है कि वो भी अपने आप को परफेक्ट और सुपीरियर समझ रहे होते हैं, वो सेल्फ के लिए समझ रहे होते हैं, ये डिसिप्लिन वाइज समझ रहे होते हैं कि कहीं ऑर्डर की, डिसिप्लिन की कमी ना आ जाए, परफेक्ट होना चाहिए वर्क को, परफेक्ट होना चाहिए पर्सनैलिटी को। इनका सेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है, राइट। तो NPD फॉर एडमायरेशन एंड ग्रैंडियोसिटी इस चीज की नीड होती है, जबकि जो OCPD का मेन फोकस है वो परफेक्शनिस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, पर्सनैलिटी है, इन अ सेंस कि डिसिप्लिन्ड हो, ऑर्डर्ड हो, राइट। और उस तरह का नहीं है कि जैसे कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि उनको सुपीरियर अंदाज में उनके साथ बिहेव किया जाए या उन्हें स्पेशल समझा जाए, इस सेंस में नहीं होता। तो कुछ डिफरेंस होता है जिसे हमने एडजस्ट करना होता है। इसी तरह से जो अब मूड डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में दोनों किस्म के एपिसोड्स पाए जाते हैं कि एक एपिसोड उन्हें डिप्रेसिव होता है, फिर उसके दरमियान गैप आता है, और देन मैनिक एपिसोड होता है। तो जो मैनिया होता है, मैनिया में भी उन्हें अपनी सेल्फ एस्टीम हाई फील हो सकती है और ग्रैंडियोसिटी हो सकती है, राइट। यानी बाइपोलर में दो एपिसोड्स आते हैं, एक डिप्रेसिव होता है, उसमें बंदा डिप्रेस्ड महसूस करता है, और फिर जब वो एपिसोड एंड होता है उसके बाद मैनिक एपिसोड जो आता है वो भी कंफ्यूज हो सकता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ, क्योंकि उसमें भी सेल्फ एस्टीम हाई फील होती है और ग्रैंडियोसिटी हो सकती है। वो लोग अपने बारे में सेल्फ इम्पोर्टेंस से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। बहरहाल इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में एक तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, लाइक लॉन्ग टर्म पैटर्न इसमें नहीं है, जिस तरह से ग्रैंडियोसिटी और सीकिंग फॉर एडमायरेशन एंड अटेंशन का होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। एक तो ये परवेसिव नहीं है, एक तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। दूसरा ये कि इसमें सिर्फ एक ही एपिसोड नहीं रहता कि जो पेशेंट है उनको जस्ट मैनिया ही रहता है हर वक्त, बल्कि डिप्रेसिव एपिसोड भी आता है, तो कुछ डेज वो डिप्रेस्ड भी फील करते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। और इनकी जो ग्रैंडियोसिटी और सेल्फ एस्टीम है, जो हाई होना है, वो एक एनर्जी की बेसिस पे है,
एक एनर्जी इन्हें महसूस होती है, एक तेज तेज बातें करते हैं, सोते कम हैं, तो उसकी अलग थोड़े से सिम्टम्स होते हैं। तो हमने इसको भी क्रॉस चेक करना होता है कि कहीं इंडिविजुअल को बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिसऑर्डर साथ हों, तो हम चेक करते हैं कि कहीं कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, और अगर एक कंडीशन कंप्लीटली डायग्नोज नहीं हो पा रही तो कहीं दूसरी कंडीशन तो नहीं है। तो इसलिए हमें ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है इनसे गो थ्रू करना होता है। इसी तरह से स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है। अब जो भी चीज़ें जिनमें साइकोसिस पाया जा सकता है, तो वहाँ पर उसको भी हम रूल आउट करते हैं। इसीलिए हम स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि ऑड और स्ट्रेंज बिहेवियर जिसमें पाए जाते हैं, एक ऑड सा वॉकिंग स्टाइल, ऑड सा अगर वो बैठे हुए हैं तो एक अजीब सा उनका स्टाइल होता है, उनकी ड्रेसिंग भी प्रॉपर नहीं होती है, इंडिविजुअल्स विद स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इन इसको भी हमने डिफरेंशियली डायग्नोज करना होता है, यानी असेसमेंट इसकी करनी होती है। ये आ सकता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, इसको भी हम रूल आउट करते हैं। सो ये था नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब हम देखते हैं कि अटैचमेंट स्टाइल्स का नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए क्या रोल हो सकता है। सो अटैचमेंट जो होती है बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होनी है। यानी हम डिफरेंट स्टाइल्स को जब देखते हैं अटैचमेंट के, कि किस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अटैच्ड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों की पर्सनैलिटी लेटर इन लाइफ बन सकती है। तो इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं अटैचमेंट के। सबसे पहले जो स्टेज होता है वो होता है प्री अटैचमेंट। प्री अटैचमेंट जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, अब उस टाइम से लेकर अप टू 6 वीक्स, ये जो टाइम पीरियड है इसे हम कहते हैं प्री अटैचमेंट। यानी अब अटैचमेंट अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, यानी बच्चे की अपनी मदर से जो अटैचमेंट है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्री अटैचमेंट, राइट। और इस 6 वीक्स से आगे का जो ड्यूरेशन है, अप टू 6 मंथ्स, 6 वीक से 6 मंथ्स तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम कहते हैं अटैचमेंट इन मेकिंग, कि यहाँ पर जो अटैचमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है, राइट। 6 वीक से 6 मंथ्स तक अटैचमेंट जो है वो बनना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो अपनी मदर से अटैच हो जाते हैं, उन पे ट्रस्ट करने लगते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है तो वो अपनी मदर्स पे डिपेंड करने लगते हैं, और उनके साथ इमोशंस का एक्सचेंज होता है। लाइक वो स्माइल पास करते हैं मदर्स को, वो रोते हैं जब उन्हें नीड होती है या जब उन्हें तकलीफ होती है। तो ये अटैचमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है इस टाइम पीरियड में यहाँ पर। देन जो इसका थर्ड स्टेज है अटैचमेंट का, वो कहलाता है क्लियर कट अटैचमेंट। यानी अब अटैचमेंट वाज़े तौर पे नज़र आ रही होती है, और ये जो टाइम पीरियड है ये 6 मंथ से लेकर 18 मंथ्स या 2 साल तक हो सकता है। यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, और जो वो बच्चा है वो अपनी मदर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा होता है, यानी सबसे ज़्यादा वो मदर के साथ अटैच होता है। और जब वो देखता है कि मदर जा रही हैं, मदर वहाँ पर नहीं है, तो अब क्या होता है कि वो बच्चा एनजाइटी फील करने लगता है, सेपरेशन एनजाइटी जिसको कहा जाता है, कि वहाँ पे जब मदर नहीं है तो सेपरेशन एनजाइटी होगी बच्चे को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब
मदर का वहाँ पे ना होना और वापस आना, तो यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इन अटैचमेंट स्टाइल्स को देखा है कि किस तरह का अटैचमेंट स्टाइल है। ये बच्चे के रिएक्शन से मालूम होगा कि जब मदर वहाँ से चली जाती हैं और वापस आती हैं तो बच्चे का क्या रिएक्शन होता है। इससे हमें मालूम हो सकता है कि बच्चा सिक्योरली अटैच्ड है या इनसिक्योर अटैचमेंट वहाँ पे पाई जा रही है। तो अगर तो सिक्योर अटैचमेंट है, अगर बच्चे को कंसिस्टेंट लव मिला है, सपोर्ट मिली है और इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस रही है पेरेंट्स और केयर गिवर्स की तरफ से, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बनने की जो चांसेस है वो कम होंगे। यानी यहाँ पर कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट से ये मुराद है कि अनकंडीशनल लव है। ऐसा नहीं है कि उनका मूड सही था तो उन्होंने प्यार दिया, सपोर्ट दी और इमोशनली रिस्पॉन्सिव रहे, और जब उनका मूड डाउन था तो उन्होंने एंगर शो किया, उन्होंने निग्लेक्ट शो किया, उन्होंने केयर छोड़ दी। ऐसा नहीं होता। सिक्योर अटैचमेंट में उन्होंने कंसिस्टेंटली एक जैसा बिहेवियर, एक जैसा रवैया, एक जैसा ट्रीटमेंट बच्चे के साथ रखा होगा, तो यहाँ पर फिर बच्चे सिक्योरली अटैच होते हैं। अब अगर हम इसकी प्रीवैलेंस देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो 60% बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ सिक्योरली अटैच्ड होते हैं। सो नियर हाफ, हाफ से कुछ ज्यादा ये बच्चे जो हैं सिक्योरली अटैच्ड होते हैं, जबकि 40% इनसिक्योरली अटैच्ड होते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। तो इनसिक्योर अटैचमेंट जो है उसकी आगे फर्दर टाइप्स भी आती हैं। बेसिकली इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स एंशियस हो सकते हैं, अवॉइडेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पेरेंट्स ने उनको कंसिस्टेंट लव, सपोर्ट और इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं नहीं दी बच्चों को। तो अब ये जो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, चाहे वो एंशियस है, चाहे वो अवॉइडेंट है या वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, ये अटैचमेंट स्टाइल्स जो हैं इनकी वजह से इन फ्यूचर, इन अडल्टहुड बच्चों में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डेवलप हो सकते हैं। अब जो एंशियस अटैचमेंट होगी वहां पर क्या होता है कि बच्चों ने चूंकि कंसिस्टेंट लव नहीं पाया, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उन्होंने, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नीड बच्चों में होगी कि उन्हें वैलिडेशन मिले, उन्हें अप्रूवल मिले, वो उन्हें रीअश्योर किया जाए कि उनकी केयर हो रही है, उनसे प्यार किया जा रहा है, उन्हें सपोर्ट मिल रही है। तो ये तो एक चीज हो गई कि एंशियस। लेकिन जब बहुत ज्यादा निग्लेक्ट उन्हें फेस करना पड़ता है और वो देखते हैं कि उन्हें इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं मिल रही, लॉन्ग टाइम के लिए सपोर्ट नहीं मिल रही, पेरेंट्स बच्चों को अबेंडन कर रहे हैं, उन्हें कंसिस्टेंट लव नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एंशियस अटैचमेंट अवॉइडेंट में तब्दील हो सकती है। यानी बच्चे अब सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, जैसे उन्हें अब जरूरत नहीं है, वो सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं और वो अवॉइड कर सकते हैं पेरेंट्स को। तो जब मदर वापस आती है बच्चे के पास, राइट, तो अगर एंशियस स्टाइल होगा अटैचमेंट का तो बच्चा एंजाइटी फील करेगा, एंजाइटी शो होगी कि मदर आ गई है लेकिन वो सिक्योरली अटैच्ड चूंकि नहीं है, और वो एक तरह से मिसट्रस्ट का इशू अब यहाँ पर शो हो रहा होता है कि वो बच्चा जो है वो एंशियस है, हालांकि जो पेरेंटल फिगर है वो वापस भी आ गए, लेकिन द चाइल्ड इज स्टिल एंशियस। सो ये एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है जो कि इनसिक्योर अटैचमेंट की फर्दर आगे टाइप आ जाती है। इसी तरह से अगर बच्चा एंशियस होने की वजह अवॉइड करता है पेरेंट्स को कि वो हैं या नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों को, तो ये चीज फिर अवॉइडेंट अटैचमेंट में आ जाती है। अब अवॉइडेंट जो अटैचमेंट है इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि बच्चे डिसमिस करते हैं पेरेंट्स को,
अवॉइड करते हैं, और इस हद तक कि जो केयर गिवर है, पेरेंट है, उसमें और एक स्ट्रेंजर में कोई प्रेफरेंस नहीं होती, मतलब दोनों को सिमिलर ट्रीटमेंट मिल सकता है। इस हद तक ये जो अटैचमेंट है ये इनसिक्योर हो सकती है। अब जो सिक्योर अटैचमेंट है उसमें बच्चे अपने केयर गिवर्स पे डिपेंड कर सकते हैं, और जब वो सेपरेट होते हैं, जब पेरेंटल फिगर उनसे दूर हो जाता है, उस नज़रों से चला जाता है, तो उस वक्त तो वो डिस्ट्रेस और एंजाइटी शो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं, जैसे ही वो यूनाइट होते हैं अपने मदर के साथ या फादर के साथ, तो उस वक्त उन्हें खुशी फील होती है। तो ये सिक्योर अटैचमेंट होती है, और उन्हें इस बात का यकीन भी होता है कि जो पेरेंटल फिगर है वापस आ जाएगा। ये चीज़ भी सिक्योर अटैचमेंट की एक निशानी होती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन अटैचमेंट स्टाइल्स को। सो सिक्योर अटैचमेंट की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर मदर जो होती हैं वो क्विक होती हैं, रिस्पॉन्सिव होती हैं बच्चे की नीड्स के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, और वो सेंसिटिव होती हैं, केयरिंग होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंट होती हैं। जब भी बच्चे को नीड है, शी इज़ देयर। जब बच्चा इमोशनल सपोर्ट चाह रहा है, शी इज़ देयर। जब बच्चे को केयर की नीड है, शी इज़ देयर। तो फिर क्या होता है, बच्चा सिक्योर फील करता है, हैप्पी फील करता है, और वो अच्छे अंदाज में लाइफ को और वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और यहाँ पर जो बच्चे की नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, जो उसकी नीड्स हैं, उसे यकीन होता है कि वो पूरी होंगी, क्योंकि वो पूरी हो रही होती हैं। तो इस सेंस में दिस इज सिक्योर अटैचमेंट। जब हम इनसिक्योर अटैचमेंट की टाइप्स देखते हैं, जिसमें अवॉइडेंट अटैचमेंट है, यहाँ पर जो मदर होती हैं वो डिस्टेंट होती हैं। उन्हें बच्चे बच्चे की इतनी केयर नहीं होती, वो बच्चे से इमोशनली और फिजिकली दूर होती हैं और डिसएंगेज्ड होती हैं, वो इतना एंगेजमेंट शो नहीं कर रही होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक्सप्लोरिंग नहीं होगा, वो परेशान रहेगा, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा वर्ल्ड को और लाइफ को, और वो भी इमोशनली डिस्टेंट हो जाएगा। यानी इमोशंस, उसके इमोशंस को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है, और अब उसे सबकॉन्शियसली इस बात का आइडिया हो जाता है, उसका ये यकीन बन जाता है कि उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी। देन हम देखते हैं बाकी टाइप्स। एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। एम्बिवेलेंट ये एक कंफ्यूज्ड सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट है, जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है। कभी बच्चों को केयर मिलती है, अटेंशन मिलती है, रिस्पॉन्स मिलता है, और कभी डिस्टेंस होता है। तो इनकंसिस्टेंसी जब पाई जाती है तो ये एम्बिवेलेंट और कंफ्यूज्ड तरह की अटैचमेंट होती है। जब मदर कभी इनकंसिस्टेंट होती हैं, यानी कभी अटेंटिव होती हैं और कभी डिस्टेंट हो जाती हैं, दोनों चीज़ें, वो बच्चा दोनों चीज़ों से गो थ्रू कर रहा होता है। यहाँ पर जो बच्चा है वो एंशियस होगा, इनसिक्योर फील करेगा, और एट टाइम्स एंग्री भी होगा। जहाँ तक उसकी नीड्स की बात है, तो वो अब रिलाई नहीं कर सकता पेरेंटल फिगर पे कि उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी, वो उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। देन डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। अब यहाँ पर जो मेन इशू है वो ये है कि जो मदर है वो इंटेंस है, शी इज एक्सट्रीम, वो खौफजदा खुद भी हैं और बच्चे को भी खौफजदा करने वाली हैं। उन्हें एंगर फील होता है, मे बी
फैमिली की सिचुएशंस की वजह से, मे बी उनकी अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से, मे बी हस्बैंड की वजह से। तो अब वो तो खुद फ्राइटेंड फील कर रही हैं, लेकिन वो फ्राइटनिंग भी है बच्चे के लिए। बच्चे को भी खौफ में रहना पड़ रहा है और वो पैसिव हैं, वो एक्टिवली एंगेज नहीं कर रही हैं बच्चे के साथ। तो ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट है जिसे कहा जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। यानी पेरेंट जो है यहाँ पे खुद भी फ्राइटेंड है। सो इस तरह का जो एक अब्यूजिव सा रिलेशनशिप होगा और अब्यूजिव अटैचमेंट होगी, उसमें बच्चा डिप्रेस्ड फील करेगा, इरिटेटेड फील करेगा, एंग्री फील करेगा, और बच्चा भी नॉन रिस्पॉन्सिव होगा क्योंकि पैसिवनेस पाई जा रही है पेरेंट्स की तरफ से। तो बच्चा नॉन रिस्पॉन्सिव हो सकता है और बच्चा भी पैसिव होगा। सो अब यहाँ पर नीड्स को अगर देखे जाए, बच्चे की जो नीड्स हैं उसके बारे में उसका क्या बिलीफ होगा कि वो कंफ्यूज्ड है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड है और उसे समझ नहीं आ रही कि अपनी नीड्स किस तरह से पूरी करे। तो इस तरह जब ये सिचुएशन आ जाती है तो बच्चे फिर आगे भी फर्दर लाइफ में वो अपनी नीड्स शेयर नहीं कर रहे होते हैं। एक कंफ्यूजिंग मिक्स पाया जाता है यहाँ पे। जो डिसोरिएंटेड बच्चे होंगे तो अब वो या तो अवॉइड करेंगे या रेजिस्ट करेंगे जब पेरेंट्स आते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो इन बच्चों में पीटीएसडी के सिम्टम्स आ सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, और डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं बच्चों में। क्योंकि जो केयर गिवर्स हैं वो डराते रहे थे बच्चे को। सो ये हो सकता है कि वो जो बच्चे हैं आगे चलकर वो दूसरों के साथ अटैच होने लगे, उनकी अटैचमेंट पेरेंटल फिगर से हट के किसी और के साथ वो अटैच होने लगे और वो डिफेंस में आ जाए, जैसे वो खुद को बचा रहे। अब यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ ले जा सकता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल है। यानी जब जो मदर हैं वो डर रही होंगी और इसी तरह से एक ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्स दे रही होंगी कि बच्चा भी उनसे डर रहा है, और एक इंटेंसिटी पाई जा रही होगी, चाहे वो उनके मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, चाहे हस्बैंड की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर ये चीज़ होती है, और ये जो अटैचमेंट स्टाइल है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स ये क्लोज तरीन है कि बच्चे में नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम्स यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आगे बन सकता है। अब हम अटैचमेंट स्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो ओवर वैल्यू कर रहे होते हैं बच्चों को। यानी जो फीडबैक रियलिस्टिक होना चाहिए, जो जैसे बच्चे ने बिहेव किया है या जैसे उसने परफॉर्म किया है, जैसे एक्ट किया है किसी भी सिचुएशन में, उसका जो फीडबैक है वो रियलिस्टिक नहीं होता बल्कि अनरियलिस्टिक होता है और ओवर वैल्यू किया जा रहा होता है। ओवर वैल्यू किया जाएगा बच्चे को तो क्या होगा, आगे लाइफ में उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी लोगों से और सोसाइटी से, कि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा होगा और उसका बिलीफ ये होगा वो डिजर्व करता है ज्यादा वैल्यूएशन। तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स सामने आते हैं कि उन बच्चों को फिर आगे चलकर एक्सेसिव प्रेज की जरूरत होगी, और उसकी कोई जेन्युइन बेसिस हो या ना हो, वो ये चाहेंगे कि उन्हें आइडलाइज किया जाए, उनकी प्रेज हो, उन्हें ओवर वैल्यू किया जाए, जो कि होता नहीं है नॉर्मली। हर कोई तो इस तरह नहीं अब उन्हें ट्रीट करेगा, राइट। सो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकते हैं।
उनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होगा कि उन्हें स्पेशल अंदाज में ट्रीट किया जाए, और उन्हें कांस्टेंट बेसिस पे एडमायरेशन की, अटेंशन की नीड हो सकती है, जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकती है। इसी तरह से अगर जो पेरेंट्स के साथ बच्चे की अटैचमेंट है उसमें एम्पैथी नहीं पाई जा रही है, और जो अटैचमेंट है वो डिसरप्टेड है, यानी जो इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस है वो नहीं पाई जा रही, जो कि हम देखते हैं इनकॉन्सिस्टेंट पेरेंटिंग में होता है। जब बच्चे को उसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं और एक तरह से वो इमोशनल निग्लेक्ट फेस कर रहा है, तो अब उसकी एम्पैथी कैसे बिल्ड हो पाएगी, कि उसके साथ एम्पैथी से ट्रीट नहीं हुआ, पेरेंट्स में एम्पैथी की कमी थी, तो ऐसे बच्चे फिर एम्पैथी डेवलप नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं समझ आएगी कि दूसरों की फीलिंग्स को किस तरह समझा जाता है। और लैक ऑफ एम्पैथी जो ये कोर फीचर है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, इसकी वजह से बाकी जो सिम्टम्स हैं वो भी एग्जैजरेट हो सकते हैं। देन इस तरह का अटैचमेंट स्टाइल कि जो पेरेंट्स हैं उनका नार्सिसिस्टिक बिहेवियर था। अब बच्चे तो देख कर भी सीखते हैं, वो तो कॉपी भी करते हैं, इमिटेट करते हैं पेरेंट्स को। तो यहाँ पर जब वो ऐसा बिहेवियर देखेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो उस बिहेवियर को इंटरनलाइज कर लेंगे और उसको वो नॉर्मल समझेंगे, और वो उसी तरह से आगे लाइफ गुजारेंगे, और फिर उन्हें उस अंदाज में कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो इसी तरह से उन्होंने लाइफ गुजारी होगी बचपन से अडल्टहुड तक, कि एक तरह से सेल्फ सेंटर्डनेस पाई जा रही है, एडमायरेशन की नीड है, कांस्टेंट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, और एम्पैथी मौजूद नहीं है। ये चीजें आगे चलकर नार्सिसिज्म में डेवलप हो सकती हैं। अब एक और जो सिम्टम है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी ये इशू होता है और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी, कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट। अब हम बात करें कि बच्चों के साथ जब पेरेंट्स इनकॉन्सिस्टेंट है, जब उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ पर फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि उनको छोड़ के जा सकते हैं लोग, तो ये जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है ये आगे फर्दर लाइफ में भी, अडल्टहुड में भी हो सकता है, और उनके जो आगे रिलेशनशिप्स बनने हैं, फ्रेंडशिप्स, लाइक मैरिज, तो वहां पर भी इश्यूज हो सकते हैं फियर ऑफ अबैंडनमेंट के, कि उनको कॉन्स्टेंटली ये फियर रह सकता है कि उनके फ्रेंड्स या उनके चाहने वाले, उनका पार्टनर उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, ये सब। तो ये किस वजह से हो सकता है, जो इनकॉन्सिस्टेंट केयर गिविंग है, पेरेंटिंग है, जो बचपन में उन्होंने एक्सपीरियंस की है। तो इस वजह से फिर उनमें कंट्रोलिंग बिहेवियर्स आ सकते हैं, कि वो ऐसा क्या करें कि उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो पार्टनर्स, वो उन्हें छोड़ के ना जाए, और वो एक तरह से बार बार उनसे अटेंशन डिमांड करते रहते हैं, वैलिडेशन चाह रहे होते हैं कि वो उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो उनसे प्यार करते हैं। और ये जो अटेंशन और एडमायरेशन की एक नीड है, ये एक तरह से कंट्रोल में बदल जाती है, कि अब उन्हें ये सब चाहिए, और अगर ये सब उन्हें मिल रहा होगा, ये वैलिडेशन और अटेंशन मिल रही होगी, और उन्हें कंप्लायंस मिल रहा होगा कि लोग उनकी बात मान रहे हैं, उनके चाहने वाले, तो उन्हें सिक्योर फील होगा कि उनको छोड़ा नहीं जा रहा। तो ये जो सिचुएशन है ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कि दूसरे शख्स को हर वक्त वहां पे मौजूद होना होगा, उनको एडमायर करने के लिए, उनको अटेंड करने के लिए, राइट। सो फियर ऑफ अबैंडनमेंट और कंट्रोल का इशू नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
किस तरह से असेसमेंट करते हैं, वो कौन से असेसमेंट टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यूज़। जब इंडिविजुअल्स थेरेपिस्ट के पास आते हैं तो उनसे सबसे पहले तो रेपो बिल्ड की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है। ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाता है तो उनसे क्लिनिकल इंटरव्यू किया जाता है। और क्लिनिकल इंटरव्यू का ये मकसद होता है कि जो उनके ट्रेड्स और बिहेवियर्स हैं, यानी कि जो वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, उनको असेस किया जाए कि उनके कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और ये जो ट्रेड्स हैं ये किस पर्सनैलिटी से मैच कर रहे हैं। सो जब हम स्पेसिफिकली नार्सिसिज्म की बात करते हैं तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है वो कहलाता है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू फॉर नार्सिसिज्म। तो इस इंटरव्यू में क्या होता है कि जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसके जो ट्रेड्स और बिहेवियर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चनिंग होती है। प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो उनसे पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये उनके पैटर्न्स ऑफ ग्रेंडियोसिटी से रिलेटेड होते हैं, जो उनकी एडमायरेशन की नीड है उससे रिलेटेड होते हैं, और लैक ऑफ एम्पैथी जो है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अक्सर जो एनपीडी के इंडिविजुअल्स होते हैं तो वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे होते हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। वो इस चीज़ को नहीं मान रहे होते हैं कि आ, कोई प्रॉब्लम उनकी उनकी पर्सनैलिटी के साथ है। एक तो ये बैरियर हो सकता है, और साथ में ये कि उन्हें इतनी समझ नहीं होती है, उनके कॉन्शियस में ये चीज़ नहीं होती कि उनकी वजह से किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। राइट, वो इसको एक नॉर्मल ट्रेट देख रहे होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। जिस तरह से हमने बात की थी कि वो जिस तरह से बचपन से एडमायरेशन सीख कर रहे होते हैं, लैक ऑफ एम्पैथी होती है, तो वो उसको दुरुस्त समझ रहे होते हैं, उसको एक प्रॉब्लम नहीं समझ रहे होते। तो यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दे रहे हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि डिफरेंट असेसमेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाए और इंटरव्यूइंग इस तरह से की जाए कि हम उस मालूमात तक प्रॉपरली पहुंच सकें। देन पर्सनैलिटी असेसमेंट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जिस तरह से एक फेमस है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री या एनपीआई। अब इसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। इसका एक इशू ये हो सकता है कि ये एक तो सेल्फ रिपोर्ट है, यानी इसमें जो क्लाइंट है, जो इंडिविजुअल खुद है, वो रेटिंग करेगा। ठीक है, क्वेश्चन है उसकी रेटिंग वो करेगा। तो अब जो वो वाला पोर्शन है जहाँ पे वो खुद रेटिंग करेगा तो वो बायस्ड हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। राइट, तो यानी जो भी टेस्टिंग के लिए टूल्स होते हैं वो फूल प्रूफ नहीं होते हैं, उनकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। इसलिए क्लिनिशियंस को चाहिए कि वो डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके जो अगर कोई कमी बेशी है इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में तो उसको वो पूरा कर सकें। इसलिए ये जो डिफरेंट टूल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंटरव्यूइंग है, उसके बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एसेस किया जाता है पर्सनालिटी को। इसके साथ ही प्रोजेक्टिव टेस्ट भी यूज़ किए जाते हैं। अब जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हो सकते हैं, जिस तरह से थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है या रॉरशॉक इंक ब्लॉक टेस्ट है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो उनके अनकॉन्शियस जो नीड्स और इमोशंस हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर उनसे कम्युनिकेशन की जाती है इन टेस्ट्स में कि ये जो फॉर एग्जांपल कोई इमेज वो देख रहे हैं तो उसके बारे में उनका क्या ख्याल है।
या उसको वो कैसे एक स्टोरी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल का जो अनकॉन्शियस है वहां तक इंसाइट हासिल की जा सकती है कि जो उनके कॉन्शियस से पीछे जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो क्या हैं। तो ये उन चीजों तक लेके जा सकता है जो वो कॉन्शियसली शेयर नहीं कर रहे हैं, वो हाइड रखना चाह रहे हैं पॉसिबली। तो वहां तक प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो हमें ले जा सकते हैं। सो प्रोजेक्टिव टेस्ट की बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि जो चीज़ें हिडन हैं, जो चीज़ें शायद इंडिविजुअल खुद भी उनसे अवेयर नहीं है, तो इस तरह के जो टेस्ट हैं, रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इनका मकसद ये है कि जो अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस हैं उनको अनकवर किया जाए। तो इससे जो उनकी नार्सिसिज्म है उसके लिए एक तो इनसाइट मिल सकती है। दूसरा ये कि जो हम पहले टेस्ट ले चुके हैं, जो एनपीआई की हम बात कर रहे हैं, और जो हमने उनसे एक स्पेसिफिक इंटरव्यू लिया है नार्सिसिज्म के लिए, उसमें अगर कोई चीज़ें, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, तो यहाँ पर हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है उनकी नार्सिसिज्म के बारे में, और एक तरह से कम्प्रिहेंसिवली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक रिच क्वालिटेटिव डेटा हमें यहाँ से मिलता है इन प्रोजेक्टिव टेस्ट की वजह से। अब कुछ चीज़ें बारीक होती हैं जिनमें वो नहीं जा रहे होते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं वो नहीं बता रहे होते हैं या हाइड रख रहे होते हैं या उनको खुद भी नहीं मालूम होती हैं, राइट। तो इन चीज़ों तक पहुंचने में इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट के जो बरक्स होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अपने बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिस तरह से कि ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं, यानी जिस मकसद के लिए वो यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चनियर्स हो सकते हैं, स्केल्स हो सकते हैं, इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, जो स्पेसिफिकली नार्सिसिज्म के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, राइट। और इनका जो रिजल्ट्स होता है फिर वो क्वांटिफाइबल होता है, इन नंबर्स होता है, यानी हम उन ट्रेड्स की जो इंटेंसिटी है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम उन ट्रेड्स को देख रहे होते हैं। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम दोनों तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, तो इसका बेनिफिट होता है कि हमें मालूमात जो है वो मिल रही होती है उनकी लाइफ के बारे में और पर्सनालिटी के बारे में। इसी तरह से एक और चीज़ हेल्पफुल हो सकती है कि हम उन्हें क्लिनिक में ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उनके कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है वो हम देखते हैं। तो हमें कुछ इनसाइट इस तरह से भी मिल सकती है, इसे हम कहते हैं क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, कि वो जब सेशन ले रहे हैं तो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, राइट। और जो इंटाइटलमेंट है अगर, तो वो किस तरह की है, वो उसकी क्या पैटर्न्स हैं ड्यूरिंग द सेशन। और हम उनसे जब बातचीत करते हैं तो आइडिया होता है कि जो एम्पैथी लैग कर रही है वो किस सेंस की है। इन सब चीज़ों के पैटर्न्स जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से कुछ और स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल रेटिंग स्केल्स जैसे कि पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म इन्वेंट्री है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्केल होते हैं ये हमें एक तो ये रिलायबल हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इन पे रिसर्च की गई होती है। तो हम इस तरह के जो टूल्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका ये बेनिफिट होता है कि जो डिसऑर्डर की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनको ये अनकवर करते हैं। देन ये सारे टूल्स यूज़ करने के बाद हम उस इंडिविजुअल से जो मालूमात हमने ली थी उसको हम क्रॉस चेक भी करते हैं, हम कोलेटरल इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं, यानी कि जो बाकी सोर्सेज हैं, उस क्लाइंट की फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं,
और उनके कोलीग्स हो सकते हैं, जान पहचान वाले हो सकते हैं। अब वहाँ से हमें मज़ीद पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं और कैसी पर्सनैलिटी है उनकी दूसरों की निगाह में। तो ये भी हमें हेल्पफुल होती है हमारे लिए कि हम जब क्लिनिकल असेसमेंट कर रहे हैं, हम उनकी लाइफ से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री ले रहे हैं, तो ये मालूमात भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है कि लोग किस तरह से उन्हें बयान कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो उनके करीब रहते हैं। इन सब चीज़ों को जब हम गैदर करते हैं, यानी हमने उनका जो स्पेसिफिक इंटरव्यू था, क्लिनिकल इंटरव्यू भी लिया, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को हमने असेस किया है, उनकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको असेस किया है, तो अब यहाँ पर हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से भी मैच किया उनके जो सिम्टम्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं। हमने डायरेक्टली उनको ऑब्जर्व भी किया है, हमने वो पैटर्न्स भी देखे हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है क्लिनिक के अंदर। फिर हमने जो टेस्टिंग उनकी की है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, दोनों अंदाज में, प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू भी और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू भी, हम उनके रिजल्ट्स को भी सामने लेके आते हैं। तो देखें कितनी एक डीप अंदाज में उनकी असेसमेंट हो रही है, मुख्तलिफ तरह से डेटा सामने आ रहा होता है। इसी तरह से फिर हम कोलेट्रल इंफॉर्मेशन जो फैमिली एंड फ्रेंड्स से हमने ली है, इन सब को लेकर, और हमारा जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज होता है, जाहिर है कि जो क्लिनिशियंस होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, तो वो अनबायस्ड होके जब इन इस सिचुएशन को और इन सिम्टम्स को जज करते हैं, तो वो एक एक्यूरेट डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। तो अब जो एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा वो अनबायस्ड होना चाहिए, राइट। यानी कि उसमें हमने क्लाइंट के कल्चर को भी मद्देनजर रखा है, उसने जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको भी हमने देखा है, क्रॉस चेक किया है, जो मालूमात हमें उनकी फैमिली और फ्रेंड से मिली है। फिर जो असेसमेंट टूल्स हैं उनको भी हमने देखा, हमने क्रॉस चेक किया है कि वहाँ से भी हमें सेम इंफॉर्मेशन मिली है। तो जब एक इंफॉर्मेशन हमें 5-6 जगहों से सेम मिल रही है, तो हम उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम उस पे रिलाई कर सकते हैं, राइट। इस तरह से एक एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाया जा सकता है फॉर दिस डिसऑर्डर। अब हम नार्सिसिस्ट की कुछ टाइप्स होती हैं उनसे गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले क्लासिक नार्सिसिस्ट। क्लासिक नार्सिसिस्ट जो हैं वो बेसिकली ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट भी कहलाते हैं, और इनका जो मेन सिम्टम होता है वो ये है कि ब्रैगिंग करते हैं, ग्रैंडियोसिटी पाई जाती है। तो एक तरह से ये अटेंशन सीख कर रहे होते हैं अपनी ज़ात के बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी अकम्पलिशमेंट्स। अब ये जो इनकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये रियल भी हो सकती हैं और रियल नहीं भी हो सकती, लेकिन वो उनके लिए अटेंशन सीख कर रहे होते हैं। तो जो बेसिक ट्रेट हम देखते हैं ग्रैंडियोसिटी होता है, राइट। तो इसलिए इनको क्लासिक नार्सिसिस्ट कहा जाता है। अब क्लासिक नार्सिसिस्ट जो है उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरे उनकी तारीफ करेंगे, उनकी खुशामद करेंगे, और वो स्पेशल ट्रीटमेंट के हकदार है। अगर उनको अटेंशन नहीं मिल रही है किसी जगह पर, या उनकी बात नहीं हो रही है, और जो गुफ्तगू है उसका फोकस वो नहीं है, तो वो बोर हो जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं। और अगर किसी और की गुफ्तगू हो, किसी और को अटेंशन मिल रही हो, तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम एक तरह का पैराडॉक्स देखते हैं कि एक तो वो खुद को सुपीरियर फील कर रहे होते हैं, एक तो वो खुद को बाकी लोगों से सुपीरियर परसीव कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ
वो डेस्परेट भी होते हैं कि उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाया जाए, उनकी तारीफ की जाए, राइट। तो यहाँ पर एक तरह का पैराडॉक्स पाया जाता है कि इफ दे आर सो सुपीरियर, देन why do they need to feel important, राइट। तो ये क्लासिक नार्सिसिस्ट्स हैं। देन हम देखते हैं वल्नरेबल नार्सिसिस्ट्स। वल्नरेबल नार्सिसिस्ट जो हैं ये भी सिमिलर उसी तरह से, इनको भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एम्पैथाइज करते हुए। ये दूसरों की नीड्स और इमोशंस पे फोकस नहीं कर पाते, उनको नहीं समझ पाते हैं, और ये भी महसूस करते हैं कि ये बाकी लोगों से सुपीरियर हैं, बेहतर हैं, इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इशू यहाँ पर ये होता है कि ये लोग अटेंशन सीक नहीं करते हैं डायरेक्टली, यानी ये बाहर नहीं जाते, लोगों के सामने जाकर एडमायरेशन और अटेंशन सीक नहीं करते हैं। हमने देखा कि जो क्लासिक नार्सिसिस्ट हैं वो तो ग्रैंडियोसिटी सीक कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बात करें वल्नरेबल नार्सिसिस्ट की, तो वो ग्रैंडियोसिटी के बारे में जस्ट फैंटेसाइज करते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो लोगों की तरफ जाकर उनसे एडमायरेशन और अटेंशन सीक नहीं कर रहे होते। अब इसकी क्या रीज़न है कि जो वल्नरेबल नार्सिसिस्ट हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उन्हें ये फील होता है कि जब वो जाएंगे लोगों के सामने तो उन्हें वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो एक तरह से हाइपर सेंसिटिविटी पाई जाती है कि उन्हें वो एडमायरेशन, वो अटेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसको डायरेक्टली सीक नहीं करते। तो अब इसकी जगह वल्नरेबल नार्सिसिस्ट क्या कर सकते हैं कि अक्सर वो अपने आप को कुछ खास लोगों से अटैच करके पेश करते हैं। कोई फेमस लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो उनके साथ अटैच करते हैं, जैसे कि वो उनके दोस्त हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, इस तरह की वो बातें कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली तो वो इस तरह नहीं कर पा रहे कि उन्हें अटेंशन मिले या स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, तो अब वो खुद को ऐसे लोगों के साथ अटैच करके पेश करते हैं जो स्पेशल हैं। तो इस तरह से उन्हें एक मौका मिल जाता है कि कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ ना कुछ अटेंशन या एडमायरेशन मिल जाएगी, और वो उसका सेंटर भी नहीं बनेंगे, यानी कि वो लोगों की निगाह में भी नहीं आएंगे कि डायरेक्टली वो सीख कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी तारीफ हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली इस तरह करते हैं कि अपनी ज़ात को कुछ खास लोगों से अटैच करके पेश करते हैं। थर्ड टाइप जो नार्सिसिस्ट की है वो है मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट। अब जो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट हैं वो, उनमें दोनों के ट्रेट पाए जा सकते हैं। वो वल्नरेबल नार्सिसिस्ट की तरह हिडन भी हो सकते हैं, और क्लासिक नार्सिसिस्ट की तरह सामने भी आ सकते हैं अटेंशन सीक करने के लिए। लेकिन ये मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट क्यों कहलाते हैं? मैलिग्नेंट इस वजह से क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के भी पाए जा रहे होते हैं। यानी कुछ सिम्टम्स जो इनमें हैं, जो कि DSM-5 में गिवन है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, वो भी पाए जा रहे होते हैं। तो अब वो कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन सा क्राइटेरिया है? दैट इज बीइंग हॉस्टाइल। एग्रेसिव हो सकते हैं या आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, ये हॉस्टिलिटी शो कर सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं। तो इनका जो बेसिक गोल होता है वो कंट्रोल होता है, डोमिनेट करना होता है, वो इसलिए ताकि जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल जाए। तो ये लाई कर सकते हैं, डिसीट कर सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं, जो चीज़ उन्हें चाहिए उसे पाने के लिए इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं, और फिर उन्हें अपने एक्शंस पे रिमॉर्स भी फील नहीं होता। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो ज़मीर है वो नहीं होता, कॉन्शियस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्शियस। तो यहाँ पर उन्हें
अपने एक्शंस पे कोई भी पशेमानी नहीं होती है। इसी तरह से जो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होते हैं वो अक्सर कवानीन की पासदारी भी नहीं करते हैं, और जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, वो उनको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं बल्कि उनको इग्नोर करते हैं। अब रूल्स किस लिए होते हैं, लॉज किस लिए होते हैं? कि हर इंसान एक बाउंड्री में रहे और उसकी ज़ात को भी कोई तकलीफ ना पहुंचा सके और वो भी किसी को तकलीफ ना पहुंचा सके, राइट। लेकिन हमने देखा कि जो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट हैं तो वो एक तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जा सकते हैं, कि वो लॉज को और जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इग्नोर करते हैं और दूसरों को वो हर्ट कर देते हैं, उन्हें वो धोखा दे सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं, और जो उनके मकासद हैं वो उनको हर सूरत में हासिल करना चाहते हैं। और जो हमने बात की थी कि एक सैडिस्टिक साइड भी होती है मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट की, कि जब दूसरे सफ़र करते हैं, जब दूसरों को पेन होता है, तो वो इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, इन्हें अच्छा भी फील हो सकता है इस तरह से कर। तो ये तीन तो नार्सिसिस्ट की टाइप्स थी। अब हम इनकी कुछ सब टाइप्स देखते हैं। तो यहाँ सब टाइप्स से ये मुराद है कि ये स्टैंड अलोन नहीं होंगी, ये जो ऊपर हमने टाइप्स पढ़ी हैं इन्हीं में से आगे सब टाइप्स हो सकती हैं। यानी कि ये जो सब टाइप्स होंगी ये ये चीज़ शो कर रही हैं कि जो नार्सिसिस्ट हैं, ऊपर वाली तीन टाइप्स में से कोई भी हो सकते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या वो किस अंदाज में सोचते हैं, और उनके मकासद क्या हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए ये सब टाइप्स बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले जो सब टाइप है वो है ओवर्ट वर्सेस कोवर्ट। तो नाम से जाहिर है, ओवर्ट जो है वो ओपनली ऑब्जर्वेबल होते हैं, सामने आ जाते हैं, नजर आते हैं, और कोवर्ट जो है वो हिडन होते हैं और उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, राइट। तो जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिक नार्सिसिस्ट हैं, जो अपनी ग्रेंडियोसिटी, नीड फॉर एडमायरेशन, नीड फॉर अटेंशन शो कर रहे होते हैं, जो सामने आ रहे होते हैं, तो वो ओवर्ट नार्सिसिस्ट हैं। सो जो क्लासिक नार्सिसिस्ट हमने टाइप पढ़ी थी वो हमेशा ओवर्ट नार्सिसिस्ट होंगे, जबकि जो वल्नरेबल नार्सिसिस्ट हैं वो हमेशा कोवर्ट नार्सिसिस्ट होंगे, यानी हिडन नार्सिसिस्ट। जबकि जो थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी, मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, वो दोनों हो सकते हैं, वो सामने भी आ सकते हैं, हिडन भी हो सकते हैं। सो वो ओवर्ट भी हो सकते हैं और कोवर्ट भी हो सकते हैं। अब काफी सारे रिसर्चर्स जो हैं वो कोवर्ट नार्सिसिज्म को वल्नरेबल नार्सिसिज्म समझते हैं, यानी वो इसमें फर्क नहीं करते कि जो हिडन नार्सिसिस्ट हैं वो ही वल्नरेबल नार्सिसिस्ट होते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो इसमें फर्क करते हैं, क्योंकि जो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट जो थर्ड टाइप होती है वो कोवर्टली भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी वो हिडन भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं वो सिर्फ वल्नरेबल ही नहीं होंगे, बल्कि कुछ मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट भी ऐसे हो सकते हैं जो कोवर्टली बिहेव करेंगे, हिडन वे में वो ऑपरेट करेंगे। देन सेकंड सब टाइप है एजेंटिक वर्सेस कम्युनल। अब हम ये देखते हैं कि जो नार्सिसिस्ट हैं वो एक्चुअली जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, चाहे वो एडमायरेशन है, अटेंशन है, प्रेज है, स्पेशल ट्रीटमेंट है, राइट। तो इस चीज़ को हम एक नाम देते हैं नार्सिसिस्टिक सप्लाई, कि उन्हें ये चीज़ चाहिए होती है। तो कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे हो सकते हैं कि जो दूसरों की बेहतरी करते हैं, दूसरों के फायदे के काम करते हैं, और उसके थ्रू उन्हें नार्सिसिस्टिक सप्लाई चाहिए होती है। तो ये होते हैं कम्युनल नार्सिसिस्ट। अब जो कम्युनल नार्सिसिस्ट हैं ये अक्सर हमें किस तरह से नजर आएंगे कि ये चैरिटी डोनर्स हो सकते हैं, ये वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, राइट।
तो अब वो इस तरह के बेनिफिट के काम दूसरों के लिए कर सकते हैं जिसके थ्रू उन्हें एडमायरेशन मिलती है, अटेंशन मिलती है। सो इन दिस सेंस ये उनके लिए नार्सिसिस्टिक सप्लाई होती है। तो इन नार्सिसिस्ट को लोग इस अंदाज में जान रहे होते हैं कि ये बहुत हेल्प करते हैं, दूसरों के फायदे के काम करते हैं, तो दूसरों की निगाह में ये एटलीस्ट इस तरह के होते हैं। अब जो इनके बरक्स एजेंटिक नार्सिसिस्ट हैं, तो वो टिपिकल नार्सिसिस्ट जो अपने फायदे के लिए बिहेव करते हैं और अपना फायदा चाह रहे होते हैं, तो वो इनके ऑपोजिट आ गए, राइट। तो यहाँ पे मेनली जो था वो कम्युनल नार्सिसिज्म का जिक्र हुआ कि जो दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका जो मकसद होता है वो क्या होता है कि वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ एडमायरेशन, अटेंशन, प्रेज, ग्रेंडियोसिटी, इस सेंस में वो अचीव कर रहे होते हैं। जबकि इनके ऑपोजिट एजेंटिक हैं जो दूसरों के बेनिफिट के लिए तो नहीं वर्क करे, बहरहाल वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे होते हैं, तो वो एजेंटिक नार्सिसिस्ट कहलाएंगे। देन सोमैटिक वर्सेस सेरेब्रल नार्सिसिस्ट। अब इस टाइप में, इस सब टाइप में हम ये देखते हैं कि जो नार्सिसिस्ट है वो अपनी जात के अंदर किस चीज को वैल्यू कर रहा है, उसमें ऐसा क्या है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। तो हम देखते हैं कि कुछ नार्सिसिस्ट जो हैं वो अपनी बॉडीज को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। यानी कि जो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जिस तरह के वो नज़र आते हैं, तो जो वर्ड सोमैटिक है इट मीन्स बॉडीली, बॉडी से रिलेटेड। तो इस तरह के जो नार्सिसिस्ट हैं वो अक्सर ज़्यादा टाइम जो जिम में गुजारते हैं या मिरर्स के सामने अपनी जो उनकी आउटलुक है, जो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो उनकी ऑब्सेशंस में होती है। और जो हमने एक सिम्टम देखा था कि ब्यूटी को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर वो बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं और उसके लिए वो सोचते रहते हैं, उनकी इमेजिनेशंस में एक तरह से अपनी ब्यूटी होती है, सो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट फील कर रहे होते हैं। सो ये सोमैटिक नार्सिसिस्ट कहलाएंगे। देन जो सेरेब्रल नार्सिसिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें हर चीज़ का पता है, यानी वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने आप को बहुत सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान के तौर पर देख रहे होते हैं और वो अपनी अकम्पलिशमेंट्स और पोजीशंस, जो पावर की पोजीशंस हैं, उनके थ्रू दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। सो इन दोनों टाइप्स में जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, चाहे वो क्लासिक हैं, वल्नरेबल हैं, मैलिग्नेंट हैं, तीनों इन सब टाइप्स, इन दोनों सब टाइप्स में आ सकते हैं। यानी वो जो 3 हमने मेन टाइप्स पढ़ी हैं वो सोमैटिक भी हो सकते हैं, सेरेब्रल नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि वो एक्चुअली किस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं अपनी ज़ात में, किस वजह से वो ग्रैंडियोस फील कर रहे हैं, अपनी खूबसूरती की वजह से या अपनी जहानत की वजह से। सो ये हो गए सोमैटिक वर्सेस सेरेब्रल नार्सिसिस।